नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए लाइव आए हुए, काफ़ी दिन हो गए आपको मोटिवेट किए हुए। दरअसल इच्छा मेरी खूब होती है बट समस्या ये आती है कि मैं खुद एक बैच में बिज़ी हूँ, तो इतना समय मिल नहीं पाता कि मैं आपको मोटिवेट करूँ। तो आज का मेरा जो लेक्चर है, जो वीडियो है, उसका मेन टारगेट ये है कि जो स्कूल लेक्चर का आगे एग्ज़ाम है दिसंबर में अक्टूबर में प्रस्तावित है 2022 अक्टूबर 2022 में। तो इससे संबंधित कुछ बातें मैं करनी चाह रहा था आपसे कि अक्टूबर 2022 के एग्ज़ाम व्याख्याता भर्ती परीक्षा को किस तरह से मैनेज किया जाए। कई सारे आप जैसे जो स्टूडेंट है, कई सारे जो आपके अभ्यर्थी हैं, वो निरंतर पूछ रहे थे कि सर किस तरह से इसको मैनेज करें। तो लास्ट 2-3 महीने को मैनेज करने के कुछ तरीके बता दो तो हम है वो ठीक तरीके से मैनेज कर पाएँ। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज मेरा लाइव आने का प्लान बना, वीडियो बनाने का प्लान बना। तो देखिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बता देता हूँ। 2016 की बात है, 2016 की बात है। मैं खुद बहुत बिज़ी था और 1-2 महीने का समय मिला था और मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी थी। उस समय मैं सेकंड ग्रेड लगा हुआ था। तब लास्ट में थोड़ा सा मैंने 1-2 महीने, अब ये सोचूं ना कि अगर 2 महीने में मेरे से तैयारी होगी या नहीं होगी तो मैं कर नहीं पाऊँगा कभी भी। क्योंकि जब आपके मन मस्तिष्क में अगर ये सवाल आए कि इतने समय में होगी या नहीं होगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अगर शंका की थोड़ी सी भी गुंजाइश बचती है विद्यार्थियों, तो हमारी तैयारी उसी समय टूट जाती है। तो आपकी प्रिपरेशन में कहीं पर भी शंका की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जनरली विद्यार्थियों के दिमाग में एक हल्की सी शंका रहती है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि हमें इन सारी चीज़ों पे सोचने की बजाय हमें तैयारी को बल देना चाहिए। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी राजस्थान का पूर्ण नहीं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि उनकी पता नहीं कितनी तैयारी होगी, 8 महीने से कोई पढ़ रहा, पता नहीं उसने कितना पढ़ा होगा, आप अगर इन चीज़ों में फंसोगे ना तो आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। आपको सिर्फ अपने ऊपर सोचना है, किसी से कोई तुलना नहीं करनी है, किसी के साथ में कोई भी कंपेयर हमें नहीं करना है कि किसकी कितनी तैयारी है। हमें हमारी तैयारी देखनी, क्योंकि पेपर में आपको बैठना है। आप कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो लंबे समय से पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है। मैं तो ये मानता हूँ, जब जागो तभी सवेरा, जब आप उठो तभी आप पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आज हमारा जो पॉइंट रहेगा उसमें कि व्याख्याता भर्ती को किस तरह से आपको मैनेज करना है। इन 3 महीने बचे हैं अब, क्योंकि जून लगभग चला गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर 100 दिन लगभग बचे हैं, 3 महीने बचे हैं। तो मेरे मन मस्तिष्क में कुछ बातें हैं, मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि मेरा अनुभव आपके ऊपर शूट नहीं कर रहा हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर सही कह रहे हैं तो आप यकीन करके उसको फॉलो करना, डेफिनेटली एक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो मैं कुछ बातों को लेकर यहाँ पे आज उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि आपको ध्यान रखने वाली योग्य बातें, कि करना क्या क्या चीज़ें हैं। तो ध्यान रखने योग्य बातें कुछ मैं बताऊंगा आपको, वो चीज़ें आप ज़रूर करना आगे के 3 महीने में, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि 30 जून आने वाला है और 30 जून तक कोशिश ये करो कि आप जितना कुछ लिखना चाहते हो लिख लो। नोट्स वगैरह जो बना रहे हो 30 जून तक आप बना लो। मोस्टली सब कुछ करना है तो कोचिंग वोचिंग जो भी है 30 जून तक ये सारी चीज़ें कर लो, ठीक है। फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में सिर्फ और सिर्फ आप है वो रिवीजन ही करोगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करोगे, ठीक है। अगर आप 1-2 घंटे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 12 घंटे का आपके पास टाइम है ना, तो आप 10-10 घंटे कम से कम चीज़ों को वापस पुनः पढ़िए, अच्छे से मनन कीजिए चीज़ों का। आपने जैसे कोई टॉपिक ले लिया, जैसे मुग़ल संगीत ले लिया या मुग़ल कालीन कोई स्थापत्य ले लिया, कोई साहित्य ले लिया, तो आपने पढ़ा है ना, उसको आंखें बंद करके उसको एक बार चिंतन कीजिए, उसके ऊपर वापस मनन कीजिए, कहाँ पे अटक रहे हो आप। तो 8-8, 10-10 घंटे ये चीज़ें करिए जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर। जितना ज़्यादा खुद से सवाल करोगे, जितना ज़्यादा खुद से सोचोगे उस
पॉइंट के ऊपर एक शांत चित्त होके आप पढ़ोगे ना, तो चीज़ें क्या हो ना आपके मन मस्तिष्क में सेट हो जाती है। देखो एक पढ़ाई का सीधा सा रूल्स है, एक बार पढ़ते हैं कुछ भी याद नहीं होता है, 2 3 4 बार जब चीज़ें निकलती है ना अपनी नज़रों के सामने से, तब हम उत्तर निकालने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। उत्तर एक प्रकार से मुंह से निकलता नहीं है। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि अचानक से कोई सवाल पूछ लिया कि पहला इंडो यवन शासक कौन था, तो उत्तर नहीं आएगा आपसे, क्योंकि अगर आपने 2 या 3 बार कोर्स पढ़ा है तो नहीं उत्तर आएगा। लेकिन ऑप्शन देख के आप 3 ऑप्शन गलत कर सकते हो कि रुद्र दामन ऑप्शन था, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये आपके सीथियन था। अगर कोई गोंडोन फर्नेस था दूसरा ऑप्शन, तो आप कहोगे नहीं ये तो पहलव था। एक विम कडिफिसेस आ जाएगा तो आप कहोगे नहीं ये तो के आपके कुषाण था। तो एक कहने का मतलब है कि जब तक हम 3 या 4 बार सिलेबस को पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद हम उत्तर निकालने की काबिलियत विकसित कर लेते हैं। 3 ऑप्शन गलत करने की क्षमता हमारे में आ जाती है अगर हमने वो टॉपिक पढ़ा है तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं फटाक से उत्तर बोलूं, तो उसके लिए हमें कम से कम 5-6 बार ढंग से रिवीजन करना पड़ता है, तब आपके मुंह से उत्तर निकलने हैं वो शुरू हो जाते हैं। कई बार मुझे बड़ी हंसी आती है बच्चों पे, जब स्टूडेंट मेरे को कई बार पूछते हैं कि सर मैंने 3-2 बार पढ़ लिया है लेकिन उत्तर जो है ना वो याद नहीं आते एकदम से। ऐसा नहीं आते हैं, ऐसे 3-4 महीने में नहीं आते हैं, कम से कम 5-6 बार रिवीजन होता है ना उसके बाद आते हैं। हालांकि सिलेक्शन तो आपका 3-4 बार रिवीजन ही करवा देता है, परंतु उत्तर याद आने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय जो है वो चाहिए होता है। तो जून के बाद में, जून तक आप अपना लिखने विखने का काम है वो चलने दो, और जून के बाद में कोशिश ये करो कि अगर आप मानो कि दिन में 8-10 घंटे पढ़ते हो, तो कम से कम 7-8 घंटे तो है वो आप है वो पढ़ने में दीजिए। फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो 2-3 घंटे कोई टॉपिक रहे हुए, जैसे अपने बैच के जो स्टूडेंट है, तो जैसे कोई बच्चे लेट जुड़े हैं या 1-2 टॉपिक रहे हुए हैं, तो एक आधा वीडियोस अगर आप पीपीटी वगैरह से चेक करके पढ़ लेते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट मोस्टली टाइम आप है वो अभी जो मैंने तरीका बताया रिवीजन करने का, पढ़ने का, वो चीज़ें करना, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे ये। तो ये पहली बात। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह का क्या करना है अभी आपको, देखिए मैं मेरा एक बड़ा फंडा क्लियर है कि मैं टेस्ट सीरीज़ तभी देने पे विश्वास करता हूँ जब आपने सिलेबस 1-2 बार ठीक से पढ़ लिया हो। अगर आपने सिलेबस बढ़िया तरीके से 1-2 बार अच्छे से पढ़ लिया है, भले 80% सिलेबस बढ़िया पढ़ लिया है, तो उसके बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ देने का मतलब ये नहीं होता है कि टेस्ट के सवाल परीक्षा में आएंगे। टेस्ट सीरीज़ हमें ये सिखाती है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर को करना कैसे है, टाइम मैनेज कैसे करना है, 3 विकल्प को एलिमिनेट करके राइट आंसर को कैसे चुनना है, पेपर का प्रेशर कैसे हैंडल करना है ना, ये चीज़ें हमें टेस्ट सीरीज़ सिखाती है। टेस्ट सीरीज़ ये नहीं सिखाती कि ये टेस्ट वाले प्रश्न ही आरपीएससी पूछेगी, नहीं, कतई नहीं। टेस्ट सीरीज़ का स्कोर मायने नहीं रखता, टेस्ट सीरीज़ के प्रश्न मायने नहीं रखते, टेस्ट सीरीज़ के उत्तर मायने नहीं रखते, टेस्ट सीरीज़ का कोई ऐसा चीज़ें मायने नहीं रखती। आप अपने स्तर पे प्रश्नों को कीजिए इस उद्देश्य के साथ कि आप समयबद्ध तरीके से समय प्रबंधन कर पा रहे हो। आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके चौथे उत्तर को निकालने की क्षमता विकसित करिए। आप क्या गलतियां करते हैं टेस्ट में, मुख्य परीक्षाओं में, उन गलतियों को फाउंड करने की कोशिश कीजिए ताकि वो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और एक चीज़ और भी है, अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं देना चाहते, क्योंकि आजकल क्या कोचिंग सेंटर में जनरली टेस्ट सीरीज़ के लेवल में गड़बड़ होती है। जैसे कोई लोग अपना पुस्तकें बेचने के लिए भी टेस्ट को बहुत हाई लेवल का लेके चले जाते हैं, फिर बच्चे डीमोरल हो जाते हैं। कोचिंग में भी कई बार हो जाता है, हम लोग भी कई बार हार्ड बहुत सक्सेस पॉइंट ने भी खूब सारे हार्ड टेस्ट हमने बनाए थे, बन जाते हैं। कई बार हमारी गलती नहीं होती, हाथ खुद ही चल जाता है, तो हम लेवल भूल जाते हैं, तो कई बार बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई टेस्ट सीरीज़ कोचिंग वाले बहुत सरल बना देते हैं, वो फिर वापस वही बात आती है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारी एरर आ जाती है, एरर रह जाती है, क्योंकि 1000 गलती हो ही जाती है, एरर रह जाती है, तो बच्चे को कई बार गलत याद हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज़ में कई बार है वो इतने सारे टेस्ट लेते हैं तो गलतियां हो ही जाती है, तो यहाँ ये समस्याएं आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रीवियस प्रश्न जो है, मेरा हमेशा इस चीज़ पे विश्वास करता आया हूँ कि पुराने प्रश्न पत्र 40-50 साल के लाओ आप, और जैसे ही
जैसे प्राचीन भारत पढ़ रहे थे, कोई एक पार्ट पूरा हो गया, उस पार्ट के प्रश्न है वो सॉल्यूशन कर लो, उत्तर को नहीं देखना और 3-3 विकल्प को गलत करके सॉल्यूशन कर लोगे तो वो आपके टेस्ट सीरीज से भी ज़्यादा प्रभावी साबित होता है। कहीं जाना नहीं, आना नहीं, खुद की किताब ली और आराम से उसको पेपर को सॉल्यूशन कर लिया। ये भी एक बेस्ट तरीका होता है। बट ये कब करो आप, ये अच्छा टेस्ट प्रीवियस प्रश्न तो आप कभी भी निकाल सकते हो, अपने अध्ययन रिवीजन इसके साथ साथ भी निकाल सकते हो। टेस्ट सीरीज तो आप अपने हिसाब से ज्वाइन करना। तीसरी बात, अभी जून के बाद कोई भी न्यू मटेरियल मत लाना, मेरा सिर्फ यही सुझाव है आपको, क्योंकि आप नया मटेरियल अब पढ़ नहीं पाओगे। नया मटेरियल पढ़ने के लिए, नया मटेरियल आपको आउटपुट तभी देता है जब आप उसको 3 से 4 बार पढ़ते हो, और 3-4 बार पढ़ने का भी टाइम नहीं है। तो अपना कंटेंट फिक्स रखना, अभी जो तय करना वो कर लो आप, ठीक है। और न्यू मटेरियल जो है वो कम से कम जून के बाद तो मत लाना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वही पढ़ना जो जून तक आपने पढ़ा था, ठीक है। 5वीं बात, अब आगे न्यू मटेरियल हो गया, प्रीवियस पेपर, टेस्ट सीरीज, 30 जून तक का कंटेंट जो है ये सब अस्त व्यस्त जो है वो सारा व्यवस्थित कर लो। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मुझे और भी लगती है, सिलेक्शन के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है। अगर आप ये नहीं करोगे तो डेफिनेटली कहीं न कहीं लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो इससे प्रीवियस प्रश्न से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपने जो जून तक पढ़ा है उसको आप रिवीजन करने में आराम से कामयाब हो जाओगे। तो ये दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे अच्छे से हो रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूँगा, कई बच्चे गलती करते हैं। आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 पेपर हैं, एक फर्स्ट पेपर है और एक सेकेंड पेपर है, ठीक है। और इस बार क्या है ना कि अंक विभाजन आरपीएससी ने पहले था, इस बार हटा दिया है, लेकिन संस्कृत विभाग में अंक विभाजन दिया है इस बार। तो मेरा मन ये कह रहा है कि अंक विभाजन जो पिछला था वही रहेगा। जैसे मैनेजमेंट के 15 प्रश्न तो 15 ही आएंगे, है ना, हिस्ट्री के 15 प्रश्न तो 15 ही आएंगे। तो अंक विभाजन में पहले वाला सेम रहने के पूरे आसार है, ठीक है। तो आपको इन दोनों को बढ़िया रखना, और इस बार आपको पता भी है कि 40% स्कोर आपको करना ही करना है, ठीक है। कुछ कैटेगरीज को छूट है, लेकिन आप अपना टारगेट 40% रखो। और मेरा ये मानना है कि वैसे भी अगर फर्स्ट पेपर में 40% नहीं होते हैं तो हम कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में अगर स्कोर कम होता है तो सेकंड पेपर पर स्वाभाविक रूप से दबाव आ जाता है, और फर्स्ट पेपर बढ़िया जाता है ना तो हम अंदर से खिल जाते हैं और सेकंड पेपर को भी अच्छा करके आते हैं। तो इसमें बढ़िया ध्यान रखो। देखो, फर्स्ट पेपर के अंदर आपके यूँ मानिए कि किसी के भी 75 अंक पूरे तैयार नहीं होते। किसी का मैथ कमज़ोर है, किसी का इंग्लिश कमज़ोर है, किसी का कला वर्ग का कमज़ोर होगा, किसी का कोई पॉइंट कमज़ोर होगा, सभी का कुछ न कुछ कमज़ोर है। तो मेरा ये मानना है कि हर स्टूडेंट आपके 65 नंबर पर दावेदारी करता है प्रश्न में से, ठीक है। टोटल 75 में से हर स्टूडेंट जो तैयारी वाला बच्चा है वो 65 प्रश्नों पर दावेदारी करता है। 10 प्रश्न ऑलमोस्ट सभी के कमज़ोर होते हैं, ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि आपको इन 65 पे ढंग से काम करना चाहिए। जैसे कला वर्ग, जैसे इतिहास है, अब इतिहास के अंदर आप 15 अंकों का कंटेंट है, ठीक है, 15 प्रश्न आते हैं। प्रबंधन भाग है, इसमें भी 15 अंक आएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में समसामयिक हैं, इसमें आपके समसामयिक, इसमें 10 प्रश्न आएंगे। देखो, मैं कुछ उक्ति बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जैसे हिंदी है, हिंदी, ठीक है, हिंदी के 5 प्रश्न हो गए, और रीजनिंग, ठीक है, इसके भी 5 प्रश्न हो गए। अब देखिए, 15, 15, 30, 10, 40 और 10, 50। अब ये 50 अंक तो सीधे हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना, जैसे इतिहास है, आप अपने पवन जी की किताब पढ़ लो, बहुत शानदार किताब है, और उसको पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। प्रबंधन है तो अब नया कोई भी किताब आई हुई मार्केट में वो भी पढ़ सकते हो। हमने कोर्स लॉन्च किया था, उसमें भी 30-32 वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हो। समसामयिक है तो विनोद स्वामी की किताब बहुत अच्छी किताब आ रही है आजकल, तो उनका 7वां 8वां एडिशन शायद अब चल रहा है, वो ला के पढ़ लो। करंट अफेयर पूरा आपको लगभग यूँ कहिए कि अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो आपको 1 साल का पढ़ना चाहिए, अक्टूबर टू अक्टूबर,
ठीक है। विनोद स्वामी की 2-3 किताबें ला के पढ़ लो। हिंदी आपका ऑलरेडी ठीक होता है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रीजनिंग भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए इतिहास प्रबंधन, अगर ये दोनों पोर्शन भी आप बढ़िया कर लोगे और रफली जैसे जैसे 1 घंटा 2 घंटा मिलता है तब आप करंट थोड़ा थोड़ा देखते रहो, तो ये 50 का तो ये हो गया। अब क्या बचा, किसी का गणित अच्छा है तो उसको आप वैसे ही देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी का गणित बहुत कमज़ोर है उसको वैसे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी का अंग्रेजी कमज़ोर है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा है उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पीछे रहा क्या, पीछे रहा विज्ञान, विज्ञान रह गया और राज व्यवस्था रह गई और भूगोल रह गई, ठीक है। अब देखिए 15 अंकों का ये 3 है। मैं मानता हूँ आपको कि सितंबर के अंदर भी आप इनको थोड़ा थोड़ा देख लोगे ना तो भी ये 15 अंकों के तैयार हो जाएंगे। आप इनको 6 महीने पढ़ोगे तो भी 10-12 नंबर आएंगे। आप इनको अगर 10-15 दिन पढ़ोगे तो भी आपको 7-8 नंबर आ जाएंगे। तो इनके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा ना दें। मेरा मानना है कि आपको इन पे टाइम देना चाहिए, इन 3 चीज़ों पे, क्योंकि हिंदी रीजनिंग ये ऐसे पोर्शन है जो 1 गो में आप 2 दिन देख लोगे ना तो भी करने वाले कर लेते हैं। और ये पोर्शन आप लास्ट सितंबर में थोड़े थोड़े हल्के हल्के देख लेना, और ज़्यादा इस पे है नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड तक आए हैं तो डेफिनेटली हमने राजस्थान का भूगोल है, ये राज व्यवस्था, विज्ञान थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये 3 पोर्शन जो है, ये 3 पोर्शन आप सितंबर में देखना, ये 3 और ये दोनों, और ये 3 पोर्शन अभी आप बढ़िया शुरू कर दो। और डेली कम से कम फर्स्ट पेपर को आप 3 घंटे 2-3 घंटे तो आप दो डेली, जिसमें आप इतिहास, प्रबंधन और समसामयिक का समय दो। तो कम से कम 3 घंटे आप फर्स्ट पेपर को नियमित रूप से दो। मैं क्या करता था, मॉर्निंग का समय फर्स्ट पेपर को डेडिकेटेड था, ठीक है। मेरा हिस्ट्री वैसे अच्छा था लेकिन मैं फिर भी पढ़ता था उसको, तो 2-3 घंटे में रेगुलर देता था इसको। तो 1-1.5 महीने 2 महीने में तो जुलाई और अगस्त दोनों आप इसको बढ़िया तरीके से दे दो, 3-3 घंटे रेगुलर। सितंबर में थोड़ा सा इसको देख लो और इसका वापस बढ़िया रिवीजन कर लो। प्रबंधन सबसे छोटा पार्ट है, पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। हिस्ट्री भी इस बार जैसे 15 अंक है, 15 में से आप देखना कि लगभग आप मान के चलिए कि 6 या 7 प्रश्न जो है वो इंडियन हिस्ट्री के आएंगे, ठीक है। और इसमें 8 प्रश्न रहे से 6 आएंगे राजस्थान हिस्ट्री के, 2 आएंगे संस्कृति के। यहाँ और स्मार्ट हुआ जा सकता है, जैसे गांधी जी पूरा छोड़ दो आप, 1 आधा प्रश्न आएगा, ठीक है, बाकी आप पूरा ही पढ़ लो। बाकी जैसे सुभाष चंद्र बोस है, भीमराव अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, आज़ाद है, और ऊपर कला संस्कृति गुप्त मुगल की बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। इंडियन हिस्ट्री पूरी तैयार कर लो। गांधी जी आप छोड़ सकते हो अगर आप नॉन हिस्ट्री के और आपको बोरिंग हो रहा है तो, ठीक है। राजस्थान पूरा ही पढ़ लो, बहुत छोटा राजस्थान है इस बार, ज़्यादा नहीं है। संस्कृति छोड़ सकते हो, 1 या 2 सवाल आएंगे। तो इससे क्या होगा, ये 15 प्रश्न में से आप 13 का तो बढ़िया तैयार कर रहे हो, 2 प्रश्नों का ही छोड़ रहे हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छा कर सकते हो। क्योंकि गांधी जी वगैरह लंबे चौड़े हैं, हालांकि शॉर्ट में आप देखना चाहते हो देख भी सकते हो। मैनेजमेंट पूरा देख लो, और विनोद स्वामी की 2-3 किताबें हैं वो करंट अफेयर की, 7वां अंक, 8वां अंक, 6ठा अंक जो भी आता है वो सब देख लो। तो ये तीनों बढ़िया कर लो आप अगस्त तक, ठीक है। और सितंबर में ये पोर्शन जो है इनको 1-1 घंटा दे के कर लो, और लास्ट में फिर इसका रिवीजन कर लो। तो फर्स्ट पेपर में आप कम से कम ऐसे 45-50 प्रश्न करते हो तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसको आप इग्नोर मत करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके क्या अभ्यास पुस्तिका ही नहीं है, तो एक बार अगर ये पूरा हो जाए तो फिर आप इसका कोई टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो। अब 2-3 घंटे तो उसको आपने रेगुलर दे दिए, बाकी बचा सेकंड पेपर, इसको भी आप कम से कम 6-7 घंटे रेगुलर दो, ठीक है। तभी मज़ा आएगा। 6-7 घंटे दोगे ना तो उसमें कम से कम एक आधा घंटा तो 1-2 घंटे तो आपके साइकोलॉजी में चले जाते हैं, बाकी 4-5 घंटे आप बढ़िया कर तरीके से सब्जेक्ट को दे सकते हो, ठीक है। साइकोलॉजी को आप 1 घंटा भी दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें साथ में लेके चलो। अगर अभी आप ये मैं बातें कर रहा हूँ 30 जून के बाद की बातें हैं, ठीक है। 30 जून तक तो आप व्यवस्थित हो जाओ, जैसा आपको सेट करना है सेट कर लो। 30 जून के बाद स्थितियाँ ये होनी चाहिए कि आप बढ़िया तरीके से समय को मैनेज करके चलो, क्योंकि एक सफलता प्राप्त करने के लिए टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपर रूप से होना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है तो स्थितियाँ जो है वो हमारे हाथ में नहीं रहती, हम भले कितने इंटेलिजेंट क्यों ना है, ठीक है। तो ये दोनों पेपर को एक साथ इस तरह से चलना, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, इस बार क्या है कि जैसे
पहले ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा विभाजन होता था, इस बार ऐसा विभाजन नहीं है। तो आपको अब पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ना है, क्योंकि आप अगर आप ऐसे कहोगे कि इसको छोड़ दूं, हाँ ये है कि आपको लगता है कि आपके पार्ट में सेकंड पेपर में जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में कोई भी स्टूडेंट आपके कुछ टॉपिक छोड़ सकता है, जैसे इतिहास राजस्थान की संस्कृति छोड़ सकता है, और जैसे वो दक्षिणी भारत छोड़ना चाहे तो उनकी कला पढ़ लो, बाकी छोड़ दो, है ना। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक छोड़े जा सकते हैं, हालांकि उनमें क्या कि टॉपिक बड़े हैं और प्रश्न कम आते हैं, तो ऐसे कुछ टॉपिक छोड़ सकते हो, वो आपकी स्मार्टनेस है। बाकी मेरा मानना है कि इस बार ऐसा वर्गीकरण है नहीं, तो आप बढ़िया तरीके से देख लेना। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें कुछ चीज़ें और भी मैं यहाँ गौर बताना चाहूँगा। तो ये रिवीजन वगैरह ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, दोनों पेपर को साथ लेके चलना है। दोनों पेपर को कैसे लेके चलना है वो मैंने आपको पीछे बता दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा कि दुनिया से कोई परामर्श मत करो, आप अपने पे विश्वास रखो और अपना कोर्स पढ़ो, रात दिन मेहनत कर लो। आप अपनी तैयारी से संतुष्ट होने चाहिए। आप अगर अब मेरे पास मैसेजेस आते हैं ना, उनसे मैं निष्कर्ष निकालता हूँ कि बच्चा कहाँ फंसा हुआ है। कोई कहता है सर उसने ये कहा है कि ये पढ़, उसने ये कहा है कि ये पढ़। मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी पढ़ लो, प्रश्न लगभग हर जगह से सेम आते हैं। फिर क्यों आप अपना कंटेंट चेंज करते हो? कंटेंट एन लास्ट टाइम पे चेंज करते हो ना, तो बहुत दिक्कतें आती हैं, फिर आप उसको बढ़िया से पढ़ नहीं पाते हो। इसलिए कहता हूँ कि आप किसी से मत पूछो, जो अपनी नियति में है वो अपने को मिलेगा, बस आप अपना 100% देते जाइए। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं बस यही कहूँगा कि आप किसी से न पूछें, किसी से मत पूछो कि मुझे क्या करना, ठीक है। आप अपने गुरुजी से पूछ सकते हैं, आप अपने सीनियर से, जैसे आप मेरे से पूछ सकते हैं, या आप जिसको अपना मानते हैं कि इन लोगों ने परीक्षा पहले पास कर ली, उनसे थोड़ा बहुत पूछ लो। बाकी साथियों से कुछ मत पूछो, क्योंकि हम हर व्यक्ति वो नहीं, वो वैसे वो गलत नहीं है, वो अपना अपना मत देते हैं सारे। मार्केट में 1000 टाइप की किताबें हैं, फिर कोई कहेगा वो पढ़ लो, कोई वो पढ़ लो, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो बेहतर ये है कि किसी से न पूछें, बस अपना एकांत में बैठे रहें। किसी लाइब्रेरी का कोई कोना पकड़ लो, अपने रूम की कोई टेबल पकड़ लो और चुपचाप अपने कंटेंट को आज ही बैठ के क्या करना, अपनी टेबल पर सारी सामग्री सेट कर देना कि फर्स्ट पेपर में मुझे बस यही पढ़ना है और सेकंड में बस यही पढ़ना। मिनिमम सामग्री, मिनिमम बता रहा हूँ, 5-5 किताबें लेके मत बैठ जाना, नहीं तो अब 3 महीनों में रिवीजन नहीं होता। हम नोट्स पे क्यों बल देते हैं? हम नोट्स पे इसलिए बल देते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि नोट्स बनाने से फ़ायदा होता है। अब आप देखिए, मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में 6 किताबें होगी, एक राजस्थान हिस्ट्री की, 3 इंडियन हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री की, और इस तरह से साइकोलॉजी की, ऐसे 5-6 किताबें होती है। अब बड़ी बड़ी 6-6 किताबें अगर आप रिवीजन करने बैठोगे ना, तो उसको 7-7, 8-8 महीने में रिवीजन कर लेती है। इसलिए कहता अगर उन किताबों को शॉर्ट में बढ़िया किया होता ना, तो अभी उसको वापस रिवीजन करने में इतना समय नहीं लगता। इसलिए कहते हैं कि एकांत में बैठ जाओ और आज आप टेबल पर क्या करना, अपना कंटेंट जो है वो फिक्स कर लेना कि मुझे यही पढ़ना। बस फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री का क्या करना है, मैनेजमेंट का क्या करना है, करंट का क्या करना है, किस महीने में क्या करना है। आप सेकंड पेपर में अपने पार्ट की 1-1, 2-2 किताबें सभी की रख दो जो आपने पढ़ी है। उसके अलावा सारी किताबें लॉक में डाल दो, अलमारी में डाल दो, ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। और फिर किसी से कुछ मत पूछो। जितना आप सोशल मीडिया खोलोगे, आपको सलाह देने वाले भारत में 1000 मिलेंगे। यहाँ सलाह देने वाले बहुत हैं, हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन हम ये जो कर रहे हैं ना, हम हमारे अनुभव के बेस पे कर रहे हैं। मैं अगर यूँ कही कि मैंने मेरी जीवन में कभी परीक्षा पास नहीं की हो और उस परीक्षा की अगर मैं गाइडेंस लोगों को दूंगा ना, तो डेफिनेटली वो गलत ही है। इससे मेरा ये मानना है कि किसी से कोई सलाह परामर्श सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहें। ये आगे के 3-4 महीने जो हैं, ये आपकी ज़िंदगी बनाने वाले भी हैं और आप पीछे भी रह सकते हो। तो कोशिश ये करो, आप पोस्ट मत देखो कितनी पद कितने हैं, लोगों को, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। आप सफल होंगे तो फ़ायदा आपको है, आप असफल हो गए तो फ़ायदा किसी और को है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ों से हट के ध्यान सिर्फ पढ़ाई भी दीजिए, अपनी टेबल पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए, टाइम को मैनेज करके चलिए और कोशिश कीजिए। देखो, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 450 का पेपर है। कोई भी राजस्थान का स्टूडेंट 425-30 से ज़्यादा की तैयारी नहीं कर पाएगा। हर स्टूडेंट के 30 अंकों का, 50 अंकों का कमज़ोर होता ही होता है। इसलिए कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी जो है 400-410 की बढ़िया कर लो।
आप क्यों 450 के पीछे भागते हो? आप लिस्ट बना दो कि 40 नंबर कौन से मेरे कमज़ोर हैं तो मुझे छोड़ने हैं। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने गणित का तय कर लिया था कि ये मेरे से नहीं होगा। मैंने विज्ञान तय कर लिया था कि ये मेरे से नहीं होगा। मैंने इतिहास के कुछ 5 एक नंबर के 8 टॉपिक थे दक्षिण भारत वगैरह के, वो छोड़ दिए थे। मुझे पता था ये मेरे से नहीं होगा। कितने हुए थे? 10, 20 और ये 16, 36 अंक, और कुछ छोटे मोटे और करके ऐसे 50 का मैंने निकाल दिया था कि मेरे से नहीं होगा। मैंने 400 पर ध्यान दिया पूरा, और 400 में से मेरे 13वीं रैंक थी। मुझे नंबर भी अब याद नहीं है, लगभग 325, 330-35 के आसपास नंबर आ गए और बड़े आराम से सिलेक्शन हो गया। इसलिए कहता हूँ कि 450 के पीछे मत भागो, क्योंकि जो पौधा मर चुका है ना, उसको आप कितना भी पानी दे दो, वो वापस एक प्रकार से हरा नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि अपनी एनर्जी पहले किसी हरे पौधे को दो ताकि 2 नंबर एक्स्ट्रा आ सकते हैं। अब आपको गणित अगर नहीं आ रहा है ना, तो आप इस 2 महीनों में उसको बढ़िया नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि उसको स्किप करो। आपको साइंस के आगे की 3 पाठ, बल, गति, प्रक्रियाएं, अभिक्रियाएं नहीं आ रही है और आपको लगता है कि कोशिश करने पे भी नहीं आएगी, तो मरने दो इसको। और क्या, 20 नंबर का जाएगा, 430 का तो होगा। 430 में ऐसा आपको लगता है कि 10 नंबर की इंग्लिश भी नहीं आ रही, तो ठीक है, थोड़ा बहुत कोशिश कर लो, वो तो ठीक है, नहीं तो वो भी छोड़ दो। 420 रहे पीछे, 420 में से 5-10 नंबर का कुछ और निकल जाएगा। 400 नंबर की तो तैयारी होगी। 400 नंबर की भी ढंग से तैयारी होती है ना, मैं मानता हूँ कि सिलेक्शन फिर भी हो जाता है। सिलेक्शन विद्यार्थियों फिर भी हो जाता है। इसलिए अगर आपका कोई एक आधा छोटा मोटा सेगमेंट कमज़ोर है तो अपने आप को डाउन फील ना करें, क्योंकि मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आते हैं, तब बच्चे क्या कहते हैं, स्टूडेंट बोलता है सर मेरे गणित मुझे नहीं आती, क्या मेरा हो जाएगा? मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी गणित नहीं आती, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या आता है। मुझे वो चीज़ें तैयार करनी है, जो नहीं आ रहा है ना, उसको आप शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में तैयार नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप अपनी तैयारी 400, 410, अच्छा आप कह रहे हो नहीं सर मेरा गणित विज्ञान अच्छा है, तो कोई बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये 10, 20, 30 नंबर का मेरा ठीक नहीं बैठ रहा है और मैं मेहनत करूंगा तो भी इतना ज़्यादा ठीक नहीं बैठेगा, तो उसको छोड़िए और 430 पे ध्यान दीजिए। सिलेक्शन वहाँ पे है आपका, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। और मेरा मानना है कि आप फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है इनफ मैच्योर है डिसीजन लेने में, तो आप बढ़िया कर सकते हो। एक डाउट बच्चों के दिमाग में और चल रहा है, वो ये कि सर रीट दे कि नहीं दे, क्योंकि रीट देंगे पात्रता मिल जाएगी ना, तो कि हमारे के मुख्य परीक्षा में भी शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा है कि जिन बच्चों को लगता है, जो पहली बार फर्स्ट ईयर दे रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारी तैयारी भी इतनी मज़ेदार नहीं, क्योंकि आदमी को अंदर से लग जाता है मज़ेदार तैयारी नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड पहली बार दे रहा हूँ, इतनी तैयारी अच्छी नहीं है, किसी के रिज़ल्ट MA का नहीं आया हुआ है, पता नहीं शामिल होऊंगा भी नहीं होऊंगा, ऐसे जो संशय वाले केस हैं, उनको मेरा मानना है कि लास्ट में जुलाई के अंदर 20-25 एक दिन रीट पे भी ध्यान दे कि रीट दे देनी चाहिए, ताकि अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर 3-4 महीने और मिल जाएंगे, तो वो थर्ड ग्रेड में कम से कम फर्स्ट ग्रेड में बाहर होते किसी स्थिति में वो थर्ड ग्रेड के लायक बन जाएगा, उसके एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो पिछली फर्स्ट ग्रेड वगैरह में 1, 8, 2, 4, 5, 10 नंबर से रहे हुए हैं, जिनकी तैयारी इस बार बहुत अच्छी फर्स्ट ग्रेड की लंबे समय से अक्टूबर नवंबर से लगे हुए हैं और बिल्कुल एलिजिबल है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मैं तो कहता हूँ रिस्क लीजिए। ऐसे स्टूडेंट को तो रीट देनी नहीं चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को कुछ रिस्क लेनी पड़ेगी, तभी मज़ा आएगा। तो मैं कहूँगा कि जो एलिजिबल है, जिनको अंदर से लगता है कि मेरी तैयारी पूर्ण है, 80%, 90% कर चुका हूँ, पिछली बार कम मार्जिन से रहा था, तो उनको तो रीट नहीं देना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि एलिजिबल होंगे कि भी नहीं होंगे क्योंकि कोटा के रिजल्ट नहीं आए हुए, जिनको लगता है कि पहली बार दे रहा हूँ लेकिन मुझे तैयारी मेरी मज़ेदार नहीं लग रही है, ऐसी स्थिति अगर संशय की है तो आप रीट ज़रूर देना। अब फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और कुछ ऐसी स्थिति भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं लेकिन तैयारी मज़ेदार है, तो फिर ले लो रिस्क। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कई लेक्चर बन गए। तो अब ये डिसीजन आपको लेना है, जो लेना है डिसीजन फास्ट ले लेना, और जो लो डिसीजन उसके ऊपर फिर खड़े रहना, किसी को पूछ के मत लेना। ऐसे डिसीजन खुद से लिए जाते क्योंकि ये खुद की क्षमताओं का आंकलन है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। तो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं आप सभी, और मैं चाहता हूँ आप सभी सफल हो। तो इसी के साथ मैं मेरी बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और बहुत जल्द वापस अपन 10, 15, 20 दिन बाद में फिर एक बार मोटिवेट करने आ जाऊँगा। आप भी कहोगे सर कम से कम 10-15 दिन में एक बार तो आया करो। अब क्या है ना कि मेरा एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत है,
जिस काम को लेके बैठता हूँ ना, उसमें डूब जाता हूँ, मुझे फिर दूसरी चीज़ याद नहीं आती। अभी मैं फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर बैच में लगा हुआ हूँ हिस्ट्री पॉइंट पे, मैं पूरा अपना 100% वहाँ दे रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में मुझे याद भी नहीं आता कि मुझे यूट्यूब पे जाके कुछ करना है, ठीक है, मेरा यूट्यूब भी कोई और ऑपरेट करता है। ऐसी स्थिति में ये दिक्कतें आती है। तो मैं भी कहता हूँ कोई भी काम करो इतना डूब के करो कि वो चीज़ें मिलेगी। अगर नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो फिर उसको, क्योंकि या तो देखो अब आज की स्थिति ये है, या इस पार या उस पार, बीच की स्थिति है ही नहीं, ठीक है ना। डिसीजन लीजिए। और मैं कहता हूँ जिस व्यक्ति ने रिस्क नहीं ली ना, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इतनी बढ़िया तैयारी है, फिर पूछ रहे हैं सर मैं रीट दूँ कि नहीं दूँ। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, मुझे देना। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आपकी, आपको पता है कैसी है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ के रिस्क लीजिए और डेफिनेटली आप सिलेक्शन होंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मुझे समय समय पर याद करते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वापस मैं नियमित बनूँ और आप सभी को वापस एक प्रकार से मोटिवेट कंटिन्यू करता रहूँ। और आजकल बिजी हूँ इसलिए नहीं आ पाता, और भविष्य में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं समय पर आऊँ, ठीक है। पुनः धन्यवाद आप।